जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो क्या है स्टार्टिंग से, यानी आज से आप लोगों का क्लास क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। एकदम स्टार्टिंग से लेकर हम लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर आप लोगों का है वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन, देखिए यह जो आपके सिलेबस में है ये आउट ऑफ सिलेबस है, अर्थात ये कटा हुआ चैप्टर है। फिर भी हम क्या करेंगे, आज हम इसको आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि इसके आगे जो चैप्टर है वो है पादपों में जनन और मानव में जनन। तो जब तक जानन नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कैसे पता चलेगा कि पादप और मानव में जनन कैसे होते हैं। देखिए, इससे जो है ना संबंधित अगले दो चैप्टर हैं, अर्थात पादपों में और मानव में, दोनों में क्या है, इससे रिलेटेड है। इसीलिए पहले क्या करेंगे, जीवों में जनन पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगले चैप्टर को पढ़ेंगे पादप में जनन, मानव में जनन, और भी चैप्टर है। तो इस चैनल पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, आप लोगों को जितने भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो हैं नोट्स, सब आपको इस चैनल पर आपको मिलते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या मिलेंगे आप लोगों को, बायोलॉजी का। साथ में हम क्या करेंगे, सीबीएसई का भी इसमें आप लोगों को बायो का नोट्स हम लेकर आते रहेंगे। तो देखिए बच्चा, पहला जो चैप्टर है यूपी बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी का, वो है जीवों में जनन। तो आइए उसको देखते हैं, और इस चैनल पर आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। एकदम जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे समय आता जाएगा, उसी तरह चैनल पर क्या होते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, जीवों में जनन। देखिए यही है, क्या है, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसका पहले देखिए, जीवों में जनन होते क्या हैं, अर्थात जनन क्यों होता है और जनन की क्या आवश्यकता होती है, और कहाँ कहाँ जनन कौन कौन से जीव करते हैं, सबके बारे में क्या करेंगे आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहले क्या जानेंगे, परिचय क्या होता है। तो देखिए, जनन सभी जीवधारियों की क्या होती है, एक प्रमुख जैविक क्रिया है। अर्थात जितने भी जनन जो है, सब जितने भी जीवधारी यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनकी क्या है, एक जैविक क्रिया है। सभी जीव क्या होते हैं, नश्वर होते हैं। देखिए, मॉर्टल होते हैं। मॉर्टल का मतलब क्या होता है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव आए हैं उनकी मृत्यु क्या है, एक निश्चित है, और अपनी एक निश्चित जीवन काल में क्या कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले क्या कर लेते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। तो वही है, क्या है कि जनन सभी जीवधारियों की प्रमुख जैविक क्रिया है। सभी जीव नश्वर हैं, अर्थात एक निश्चित जीवन काल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, सभी जीव हैं, यानी कोई भी जीव हो या पेड़ पौधे हों, सभी का जीवन क्या है, एक अवधि पर है, यानी उनका जीवन काल क्या है, एक अवधि होती है, यानी एक समय होता है। जैसे कहा जाए, एक बरगद का वृक्ष जो होता है हजारों साल रहता है, लेकिन क्या होता है, एक समय के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीपल का पेड़ है, हजारों साल रहता है, फिर भी क्या होता है, अपने एक जीवन काल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह मानव जो है, मानव को माना जाता है कि 80 से 100 साल तक जीता है, यही ना माना जाता है। एक कुत्ता होता है, उसका भी एक जीवन काल होता है, जो कहते हैं कि 8 से 10 साल जीता है। एक हाथी होती है जिसको कहते हैं 50 से 75 साल तक जीता है। इसी तरह एक कछुआ है, कछुए को कहते हैं कि 350 साल 150 साल तक जीता रहता है। तो देखिए, सभी जीव हैं, लेकिन सबकी क्या होती है, एक निश्चित अवधि काल होती है, उसी को कहते हैं जीवन काल। जो भी इस पृथ्वी पर आया है, चाहे पेड़ पौधे हों या चाहे फिर जीव जंतु हों, सबकी मृत्यु एक निश्चित है। चाहे वो ज़्यादा दिन जिए या फिर कम दिन जिए, लेकिन जिएगा तो मृत्यु जरूर उसकी होगी। तो वही है, क्या कि उनका जीवन काल, देखिए, एक निश्चित जीवन काल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी पर इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। देखिए, समाप्त हो जाता है, परंतु मरने से पहले अपने ही लक्षण वाली संतान के रूप में क्या होते हैं, अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं। देखिए, जितने भी जीव हैं अपने ही समान क्या करते हैं, जाति का उत्पन्न करते हैं। जैसे हाथी का बच्चा क्या होगा, हाथी ही न होगा। मानव का बच्चा मानव होगा, यही ना होगा बच्चा। इसी तरह गधा का है, गधा का बच्चा क्या होगा, गधा ही होगा। यानी जो जिस जाति का है उसी जाति के क्या होते हैं,
संतान उत्पन्न होते हैं। एक बंदर है तो बंदर का बच्चा क्या कहलाएगा? बंदर ही कहलाएगा। देखिए अपनी ही जाति का, यानी हाथी है तो हाथी होगा, गधा नहीं हो सकता है। मानव है तो मानव का बच्चा मानव ही कहलाएगा, न कि वो बकरी या बकरा होगा। जब भी होगा तो मानव ही होगा। तो अर्थात जितने भी जीव हैं अपनी जाति का ही क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं जीवों द्वारा। देखिए तो इसका जनन का जो परिभाषा अब होगा तो देखिए इस तरह लिख सकते हैं, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अर्थात जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या कह देंगे? जीवन कहते हैं। जनन द्वारा किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ, देखिए जनन द्वारा किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित किया जाता है। किसी भी जीव को अपनी जाति के सतत अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्या हो जाते हैं? आवश्यक हो जाते हैं। देखिए जितने भी जीव हैं उनके आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मानव है तो मानव का बच्चा जो होगा मानव ही होगा। इसके जैसे मानव के 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं जो क्या करता है? चलते हैं इसी से। उसी तरह उनके बच्चे भी कोई भी क्या होंगे? 2 पैर होंगे और उसी से क्या करेंगे? चलेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि वो चले जाएंगे हाथ से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ कहीं अपंगता आ जाती है तो उसकी बात अलग है, लेकिन उनका जो गुण होता है यानी मानव का जो गुण है आने वाली पीढ़ी में भी क्या होगी? वैसा ही गुण उत्पन्न होती है। जैसे एक बंदर की बात किया जाए तो बंदर का बच्चा क्या होगा? बंदर ही होगा। और उसका भी नेचर क्या होगा? ये बंदर है तो बंदर का भी बच्चा क्या होगा? बंदर ही होगा। और उसका भी नेचर होगा, कैसा गुण होगा कि वो उसका नेचर है जैसे पेड़ बंदर होते हैं, पेड़ पर उछलते कूदते हैं, उसी तरह उसका बच्चा भी वही गुण उत्पन्न कर लेता है। तो इसी को कहा जाता है आनुवंशिक पदार्थों का क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। इस तरह से देखिए जनन द्वारा किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित हो जाती है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। किसी भी जीव को अपनी जाति के सतत अस्तित्व को यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं, यानी आवश्यक है। अब देखिए अगला हेडिंग है जनन के उद्देश्य यानी पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए यही है कि जनन के उद्देश्य यानी पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आखिर जनन है तो आखिर इसका कुछ उद्देश्य होगा ना बच्चा। तो देखिए पहला जो होता है क्या किया जाता है? जाति में वृद्धि, यानी जाति वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी क्या हो जाएंगे? जाति की वृद्धि यानी करना जरूरी है। तो देखिए समष्टि या जाति में नए जीवों के उत्पन्न होने से जाति में सदस्यों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे कहा जाए कि एक मानव है तो जैसे मानव है तो मानव से क्या होंगे? एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा ना। इनमें अगर जनन होगा तो हो सकता है कि इनके 2 बच्चे हो जाएं। इन दोनों से 4, 4 से 6, 6 से 16, ऐसे ही क्या होते हैं? इनकी संख्याओं में क्या हो जाती है? वृद्धि होती जाती है। यानी इस तरह से ये क्या होते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। यानी किसमें? समष्टि या जाति में। समष्टि या जाति में नए जीवों के उत्पन्न होने से जितने भी नए जीव उत्पन्न होंगे तो उनमें सदस्यों की संख्या क्या होगी? बढ़ती ही जाएंगी, घटेंगी तो नहीं। इसी तरह क्या हो जाती है? दूसरा नंबर जाति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। देखिए जाति की भी क्या हो जाती है? इसमें निरंतरता होती जाती है। जैसे मानव जाति है तो मानव में जो होगी उनकी अगर संख्या में वृद्धि होगी तो मानव में क्या होंगी? संख्याएं बढ़ती जाएंगी और उनकी जाति की भी क्या होगी? निरंतरता बढ़ती जाएगी। जैसे कहा जाता है कि भारत का जो जनसंख्या था पहले 1 करोड़ था, अरे 100 करोड़, लेकिन आज धीरे धीरे पता चला कि 150 करोड़ हो गया, 140 करोड़ के क्या हो गए हैं? पार हो गए हैं। तो ये क्या है? मानव जाति की एक तरह से क्या हो रही है? उनमें वृद्धि होती जा रही है, यानी निरंतरता बढ़ती जा रही है। तो देखिए नई संतानों की उत्पत्ति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। इसी तरह आता है समष्टि का संगठन यानी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीव बने रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संगठन। यानी समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीव क्या रखे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा तो एक 100 साल का बुढ़ा भी उसमें क्या करेंगे? रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? समष्टि का संगठन। इसके बाद आता है विभिन्नताएं। तो देखिए
जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। देखिए, जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अपने माता पिता से कुछ भिन्न होगा। माता पिता की तरह तो नहीं होगा, लेकिन उनसे क्या होगा, कुछ भिन्न होता है। इस प्रकार समष्टि और जाति के जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और उनमें पर्यावरणों के प्रति क्या हो जाते हैं, अनुकूलनों का विकास होता रहता है। देखिए, जितने भी जीव हैं तो क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल अपने शरीर को क्या करते हैं, ढालते जाते हैं। जैसे पहले था, आज के समय में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, तो पहले के समय में गर्मी कम थी, तो हम लोगों के जो जनक थे, यानी जो पीढ़ी जो थे, पिछले पीढ़ी, वो क्या करते थे, उनका वातावरण कुछ और था, लेकिन आज का वातावरण क्या हो गया, कुछ और हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वातावरण के अनुकूल हम लोगों को रहना पड़ता है। यानी जीवों को, हम लोगों को मतलब क्या है, जीवों को पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, छोटे जीव, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, सभी इसमें आते हैं। तो देखिए, इसके बाद क्या आता है, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता, अर्थात एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो देखिए, जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतर गुणन, संख्या वृद्धि और अविरतता बनी रहती है। देखिए, जनन के कारण ही क्या होती है, पृथ्वी पर जीवन का क्या होता है, निरंतर क्या होते हैं, गुणन होती रहती है, यानी वृद्धि होती रहती है, संख्या में वृद्धि होती रहती है और अविरतता बनी रहती है, और उनमें क्या होती है, एक तरह से अविरतता बनी रहती है। अब आइए देखते हैं, ये तो था जनन और उनके उद्देश्य। अब आइए देखते हैं जनन की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। जनन की विधियाँ अर्थात मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए बच्चा, क्या पढ़ेंगे, पहले जनन की विधियों में पहले पढ़ेंगे पौधों में जनन। तो देखिए, पौधों में जनन कैसे होते हैं। पहला जो होता है अलैंगिक या अलिंगी जनन, जिसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है लैंगिक या लिंगी जनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है क्या, अलैंगिक या अलिंगी जनन और कायिक जनन, इन दोनों को इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जबकि इस चैप्टर को क्या करेंगे, अगले चैप्टर में लेकर हम आएंगे। तो देखिए, क्या होते हैं अलैंगिक जनन, इन सब का जितना है सब हेडिंग है, सबको क्या करेंगे, एक विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसे इसमें पहला है अलैंगिक जनन में कौन कौन से इसके भाग आते हैं। तो पहला आता है विखंडन अर्थात फ्यूजन, विखंडन हो गया। पहले में क्या होते हैं, इसके कई भाग होते हैं, द्विविखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन, बहुविखंडन मल्टी फ्यूजन और प्लाज्मोटॉमी। देखिए, विखंडन के 3 भाग होते हैं, जिसमें होते हैं द्विविखंडन अर्थात प्रत्येक जीव क्या करते हैं, अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। बहुविखंडन अर्थात अपने शरीर को कई भागों में बांट देना। प्लाज्मोटॉमी यानी अपने केंद्रक को कई भागों में क्या करते हैं, ये सब भाग कर देते हैं। इसके बाद देखिए, अलैंगिक जनन का पहला में 3 भाग थे। दूसरा नंबर है मुकुलन अर्थात बर्डिंग, जो हाइड्रा में होता है। ये सब के बारे में क्या करेंगे, एक एक को नोट्स वाइज हम आपको बताते जाएंगे। इसके बाद आता है खंडन फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद आता है चौथा नंबर बीजाणु जनन। तो देखिए बच्चा, इन सब के बारे में क्या करेंगे, एक एक कर अभी बोले हैं कि बताएंगे। इसके बाद आता है कायिक जनन, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी कायिक जनन में 2 प्रकार की जनन होती है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम अर्थात नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। क्या होगा प्राकृतिक जनन में, कायिक जनन का जो भाग होता है प्राकृतिक जनन, उसमें होते हैं तनों के द्वारा, अर्थात वे पेड़ पौधे जो तनों के द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो उसके बारे में बताएंगे। तनों के द्वारा में भी इसके कई भाग होते हैं। पहला होता है प्रकंद यानी राइजोम, घनकंद, कर्म, शल्ककंद, बल्ब कंद। इसके बाद ऊपरी भू अस्थारी या भू प्रसारी, जिसको रनर कहते हैं। इसके बाद आता है अंत भू अस्थारी यानी शक्कर, और भू अस्थारी स्टोलोन। भू अस्थारी का जिसको कहते हैं ऑफसेट। देखिए, अर्थात तनों के द्वारा देखिए कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तनों के द्वारा जो होते हैं 8 प्रकार के हमको क्या पढ़ना है, इसका जनन पढ़ना है। यानी इतना जितना सब लिखे हैं सबके जनन है। इसके बाद आता है जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा भी क्या होती हैं, जनन होती है। इसके बाद आता है पत्र
प्रकलिकाओं के द्वारा यानी बाई बल्बिस के द्वारा भी, और पत्तियों के द्वारा यानी बाई लिप्स। देखिए ये जो है जितने बताए हैं ना, सब किसके द्वारा है, तो प्राकृतिक के द्वारा, और आर्टिफिशियल भी, यानी ये तो नेचर के द्वारा होता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं मानव ने अपने फायदे के लिए क्या किए हैं, प्राकृतिक जनन भी, ये कृत्रिम जनन भी किए हैं यानी आर्टिफिशियल, जिसमें आता है रोपण या पैबंद लगाना यानी ग्रेफ्टिंग के द्वारा। इसके बाद दूसरा है कलिका रोपण यानी बर्डिंग। इसके बाद आता है कलम लगाना, कटिंग करते हैं, दाब लगाना लेयरिंग, गुटी बंधन गुटरिंग, और इसके बाद आता है शाखा बंधन इन आर्चिंग। देखिए ये जितने भी जनन हैं सबके बारे में अब क्या करेंगे, एक एक को कर कर पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, अलैंगिक या अलिंगी जनन में कितने भाग होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं। पहले इसको पढ़ लिया जाए, फिर प्राकृतिक जनन, इसके बाद कृत्रिम जनन यानी कायिक जनन के जो 2 भाग हैं, और इसको जो पढ़ेंगे यानी लैंगिक या लिंगी जनन, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में जो पादपों में लैंगिक जनन है, जो पुष्पी पादपों में दूसरा चैप्टर, उसमें हम इसमें क्या करेंगे, विधिवत पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको ये जो जितने भी हेडिंग दिख रहे हैं इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए अब एक एक को कर कर देखा जाए। देखिए बच्चा, तो आप क्या देखेंगे, अलैंगिक या अलिंगी जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, संतति एक ही जनक से बनते हैं। सीधा सा सिंपल इसका जीरोक्स कॉपी, सीधे एकदम जनक के समान ही एकदम सेम टू सेम होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। यानी जैसे नहीं होता है कि यही एक कॉपी लिखें इसका जीरोक्स कॉपी कर दें तो वही क्या हो जाते हैं, अलैंगिक जनन हो जाते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं। इनके बनने के लिए किसी भी प्रकार के अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं, यानी युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं बनते हैं। एक जनक के सभी संतति जीवों के लक्षण मातृजीवों के क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जैसे हम इसी का अगर जीरोक्स कॉपी अगर उतार दें तो क्या होगा, एकदम सेम टू सेम यही ना रहेंगे, कहीं ना राइटिंग बदलेगा, बस इसका क्या होगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ना तो बाकी सब क्या होते हैं, यानी मातृजीवों के समान होते हैं। जनक एवं संतति जीव अकारिकी एवं आनुवंशिकी दोनों प्रकार से क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इसी कारण अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान ने क्लोन कहलाती हैं। देखिए क्लोन का मतलब जीरोक्स कॉपी जो होती हैं वही कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, मोनेरा में, इसके बाद प्रोटिस्टा तथा सरल बहुकोशिकीय जंतुओं एवं पादपों में ऐसे जीव आते हैं जिनमें क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। यानी मोनेरा एक कोशिकीय जो जितने भी जीव होते हैं अलैंगिक जनन करते हैं। प्रोटिस्टा हुआ या फिर सरल बहुकोशिकीय जंतुओं एवं पादपें सभी क्या होती हैं, अलैंगिक जनन करती हैं। देखिए ये पूरा नोट्स है। तो देखिए इसके बाद आते हैं क्या, अलैंगिक जनन के कारण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन केवल एक जनक द्वारा होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, एक ही मातृकोशिका होती है। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। देखिए इसमें केवल क्या होते हैं, सूत्री विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है। जैसे लैंगिक जनन में क्या होते हैं, एक होते हैं नर युग्मक, तो एक क्या होते हैं, मादा युग्मक। ये नर युग्मक क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं, ओवम होते हैं। तो जो अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो वही है कि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मक निर्माण नहीं होता है। इसमें निषेचन भी नहीं होता है, यानी निषेचन की क्रिया के लिए क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। विशेष जनन अंगों का विकास नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, विशेष जनन अंगों का भी विकास नहीं होता है। अलैंगिक जनन अधिक तेजी से होता है। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जबकि लैंगिक जनन जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि अलैंगिक जनन अधिक तेजी से होता है। देखिए अलैंगिक जनन के क्या लाभ होते हैं ये भी बताना है कि क्या अलैंगिक जनन के लाभ, अर्थात एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। तो क्या होते हैं, अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है, अतः जनन की संभावना क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। अर्थात एक ही जनक द्वारा करना है तो इसमें जनन की संभावना क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, एक नर होते हैं तो एक मादा होता है, यानी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, तो इन दोनों के संलयन से होता है। तो इनके संलयन का होना क्या होता है, कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन अलैंगिक में क्या होते हैं, एक ही जनक है ना, तो वही क्या कर लेता है, जनन कर लेता है, इसीलिए उसमें संभावनाएं क्या हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं। इसी तरह दूसरा है कि अनेक जंतुओं पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सहन करने की क्या हो जाती है, क्षमता रखते हैं। यानी अनेक जंतुओं पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थिति, यानी इनका जो क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति, यानी जो पर्यावरण के प्रति क्या हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं, फिर भी इनमें क्या होती है, सफलतापूर्वक सहन करने की क्या हो जाती है, क्षमता हो जाती है। अलैंगिक जनन, तीसरा नंबर, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं क्या होती हैं, इनमें नहीं होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होती है, युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है। जब युग्मक निर्माण होंगे तो निषेचन भी होगा, और निषेचन के बाद क्या हो जाएंगे, भ्रूण का विकास भी होता है। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आइए देखते हैं इसकी हानियाँ। देखिए इसके हानि भी बहुत हैं। क्या है कि डिसएडवांटेज फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी हानि भी होती है। तो देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवंशिक संगठन, देखिए अलैंगिक जनन द्वारा जो होते हैं, यानी अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवंशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है। सही बात है, क्योंकि एक ही जनक से हो रहे हैं, तो इसीलिए उनका आनुवंशिक संगठन भी क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही समान होता है, जिससे संतति निरंतर क्या होती जाती हैं, दुर्बल होती जाती हैं। दूसरा है उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम होता जाता है, यानी जो पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो देखिए बच्चा, आज हमने क्या बताया आप लोगों को कि अलैंगिक जनन, यही बोले हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बता दिए, इंट्रोडक्शन के बाद जनन करने के उद्देश्य, जनन के प्रकार, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार, उनके लाभ और हानियाँ। देखिए अगले वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे आपको, अलैंगिक जनन के प्रकार, ये जनन की विधियाँ हम बताए थे। इसके बाद अब आते हैं इसमें अलैंगिक जनन के प्रकार, जो क्या करेंगे अगले वीडियो में लेकर हम ज़रूर आएंगे। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरा यूपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है बायोलॉजी का, हम आपको इस चैनल पर मिलते जाएंगे, और ये क्या है, रेगुलर रहेंगे। तो अगले वीडियो के लिए क्या करेंगे, हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।